36 साल का एक पुजारी है, MBA पास आउट है। वो गूगल पर सर्च करता है कि हाउ टू किल अ ह्यूमन बीइंग। हिंदी में कहें तो इंसान को मारने का क्या क्या तरीके हैं। गूगल कुछ रिजल्ट्स उसके सामने रखता है। वो उसे देखता है, समझता है, फिर सोचता है कि इसमें से ये तरीका ही सबसे ज़्यादा सही है। वो क्या तरीका था, आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। अब जो पुजारी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पुजारी की बीवी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड भी है। गर्लफ्रेंड की उम्र उससे 6 साल कम है, यानी छोटी गर्लफ्रेंड है उससे, और इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस गर्लफ्रेंड के साथ है भी। इसके बाद वो एक रोज़ अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव के लिए लेकर निकलता है रात के 8 बजे, और सुबह 4 बजते बजते अपनी गर्लफ्रेंड को जिस गाड़ी में बैठा के वो ले जाता है, उस गाड़ी को ले जाकर वो गाय के तबेले में रोक देता है। उसके बाद जो चीज़ें जो करता है उसको सुन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वो क्या थी वो भी आज आपको हम बताएंगे। तीसरी चीज़, जो इस वारदात के बाद जो लड़का है वो 2 ट्रक मिट्टी लेकर आता है, मिट्टी डलवाता है, फिर कंक्रीट से उसे ढक भी देता है। जैसे ही वारदात सबके सामने आई, सबने सोचा कि ये पुजारी है, ये इतना शरीफ है, लोगों से घुलता मिलता है, वो इतना शातिर कैसे हो सकता है। तो कौन थे ये पुजारी, वो भी आज आपको बताएंगे। और क्यों आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस वीडियो तक के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपको आज हर एक चीज़ों से पर्दा उठा के बताएंगे कि क्यों ये पुजारी आज सुर्खियों में या कहीं हेडलाइन में बना हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है ये हैदराबाद का है। हैदराबाद में एक जगह है सरूर नगर। सरूर नगर में एक फैमिली रहती है, और जो आप तस्वीर अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हैं अय्यागरी वेंकट सूर्य साई कृष्णा। इनकी उम्र 36 साल है। ये वही पुजारी हैं जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। आप इनके बारे में अगर इनका नाम गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी जो हाल ही में आई हुई हैं कि इन्होंने किस तरीके से एक वारदात को अंजाम दिया है। इन्होंने जो पढ़ाई की है MBA कर रखा है, लेकिन पेशे से पुजारी हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो उसके लिए सीमेंट, रोड़ी, बजरी, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इनका वो भी काम है। कॉन्ट्रैक्ट पर ये सारी चीज़ें देते हैं, इनके ट्रक लोड्स होते हैं, उसके बाद वो सारा सामान उस जगह पर जाता है। तो ये काम भी ये करवाते हैं। अब इनकी फैमिली में इनके माँ बाप हैं, साथ ही इनकी बीवी है और एक बच्चा भी। बड़े आराम से इनकी ज़िंदगी कट रही थी। पूजा का काम भी चल रहा था, जो समाज है उसमें इज्जत भी अच्छी खासी थी। लेकिन मामला बिगड़ता है जब इनकी ज़िंदगी में दस्तक देती है अप्सरा। अप्सरा तमिलनाडु में अपने पति के साथ रहती थी। वहाँ पर चेन्नई में उसका घर था, लेकिन फिर डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद अप्सरा अपने माँ बाप के घर आ जाती है हैदराबाद में। हैदराबाद के सरूर नगर में अप्सरा भी रहती है। अब अप्सरा को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, उसे कुछ अलग करना था, कुछ नया करना था और लोगों से मिलना था, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में कोई था नहीं, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसी सिलसिले में शुरुआत करती है मंदिर जाकर। वो सोचती है मन लगाना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो क्यों ना भगवान के नाम से शुरुआत की जाए। इसके लिए वो मंदिर जाना शुरू करती है, पूजा पाठ करती है। लेकिन उसी दौरान अप्सरा की मुलाकात हो जाती है पंडित जी से, यानी अय्यागरी वेंकट सूर्य जी से। अब जब अप्सरा की मुलाकात पंडित जी से हो जाती है, बातचीत होती है, धीरे धीरे इन लोगों में अच्छी खासी बातचीत होती है और दोस्ती भी हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो जो अप्सरा है उसे लगता है कि कोई मेरे साथ दोस्त है, इस शहर में भी मेरा कोई जानने वाला है माँ बाप के अलावा। इसके बाद जो अप्सरा है वो लगातार और मंदिर जाने लग जाती है। वो रोज़ पुजारी से मिलने लग गई। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है, इन दोनों का एक रिलेशनशिप बन जाता है और इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती हैं। अब आप देखिए, एक तरफ जो पुजारी है उसके घर में उसकी बीवी है, बच्चा है, पेरेंट्स वगैरह हैं, और इधर जो अप्सरा है वो डाइवोर्सी है, मंदिर जाती है और उसका रिलेशन बन जाता है। और इसी सिलसिले में अगर मैं बताऊं तो ये दोनों जो हैं वो घूमने भी जाते हैं, कई बार बाहर घूमने जाते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं। और इसी सिलसिले में ये लोग गुजरात गए थे, सोमनाथ और द्वारका टेम्पल भी इन्होंने घूमा। वहाँ पर पूरी ट्रिप इनकी रहती है, अच्छे खासे से ये घूम कर आते हैं और उसके बाद वापस हैदराबाद आते हैं। यहाँ पर इतना अच्छा इनका बॉन्ड बन जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते, ये रोज़ ही मिलने लग जाते हैं। और लगातार मिलने के बाद एक रोज़ जो अप्सरा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और जैसे ही पुजारी को ये बात पता लगती है वो हड़बड़ा जाता है। मार्च के महीने में फ़ौरन अप्सरा को लेकर चुपचाप एक हॉस्पिटल में जाता है और उसका अबॉर्शन करवा देता है। अब जैसे ही अबॉर्शन हो जाता है तो जो अप्सरा है वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद मेरे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा, कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा।
इसी के लिए वो सीधे पुजारी से बात करती है। वो कहती है कि अब बहुत हो गया, हम बहुत छुप छुप के मिल लिए, बहुत चोरी छिपे हम सारा काम करते हैं, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, तो अब तुम मुझसे शादी करो। अब जब ये सारी बातें पुजारी सुनता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं आता कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि मेरा तो घर पे बच्चा भी है, बीवी भी है। तो इसीलिए वो अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि देखो तुम डाइवोर्सी हो, तुम्हारी ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है, सिर्फ माँ बाप के साथ तुम रह रही हो, लेकिन मेरा सोचो, मेरे घर पर माँ बाप तो हैं ही, साथ ही मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरी एक शादीशुदा ज़िंदगी है, साथ ही मैं पुजारी हूँ, मेरी जो समाज है उसमें एक इज़्ज़त है, तो वो मटिया मेट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और वो साफ तौर पर अप्सरा को मना कर देता है कि मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी बदनामी हो, मेरे परिवार की बदनामी हो। अब जब ये सारी चीज़ें अप्सरा सुनती है तो वो और बरगला जाती है, वो पूरी तरीके से दबाव बनाना शुरू कर देती है पुजारी पर, और जितने हथकंडे अप्सरा अपना सकती थी वो सारे हथकंडे वो उस पुजारी पर अपनाती है। लेकिन इसके बाद जब अप्सरा की तरफ से इस तरह से दबाव बनाना शुरू हो जाता है, तब पुजारी एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से वो आज पुलिस स्टेशन के अंदर है, पुलिस वालों के बीच घिरा हुआ है और इस वक्त सुर्खियों पर छाया हुआ है। जिस तरीके से जो पुजारी है आज वो इंटरनेट पर आप सर्च करें तो उसके बारे में मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से इस पुजारी ने भी इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीज़ें सर्च की जिसकी वजह से वो आज इस हालत तक पहुंचा, उसके आज इस तरीके से हालात हैं। देखिए, पंडित जी ने अपनी गर्लफ्रेंड को तो प्रेग्नेंट कर दिया, पंडित जी ने अपनी गर्लफ्रेंड अप्सरा का अबॉर्शन भी करवा दिया, फिर पंडित जी सोच रहे हैं कि अप्सरा से पीछा कैसे छुड़वाएं, क्योंकि उनकी समाज में इज्जत है, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं और लोग बदनामी होगी। तो उन्हें लगता है कि देखिए, मैं किसी से जाके समझूं या किसी को अपना दर्द बताऊं, इससे अच्छा कि मैं गूगल से ही जाके सर्च कर लेता हूं कि इंसान को मारने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। वो सिंपल जाके लिखते हैं हाउ टू किल अ ह्यूमन बीइंग। अब गूगल है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, तो कम से कम वो 1000 वेबसाइट उसके सामने रख देता है, साई कृष्ण के सामने। कृष्ण देखता है कि उसे मारना एक इंसान को है, लेकिन इतने 1000 तरीकों में से वो कौन सा तरीका अपनाए। वो सारे तरीकों को पढ़ता है, समझता है, फिर उसे लगता है कि यार इतनी मेहनत करूँगा, फिर मैं ये सर्च भी कर रहा हूँ, तो उसे लगा कि देखो ये सब तो गूगल की चीज़ें हैं, जो मुझे करना है मैं अपने तरीके से ही करूँगा, और ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब जिस तरीके से एक इंसान को बड़ी आसानी से मारा जा सकता है, उसी तरीके से मैं अप्सरा को मार भी दूंगा। अब होता यूँ है कि अक्सर जो गूगल पर जो उसने सर्च किया उसकी हिस्ट्री सेव हो गई। वो जो चीज़ें वहाँ पे कर रहा था, सर्च कर रहा था, कितनी देर किसी वेबसाइट पर रुका हुआ था, वो सारी चीज़ें उसकी जो ईमेल आईडी थी वहाँ पर स्टोर होती जा रही थी कि वो कौन कौन सी वेबसाइट पढ़ रहा है। थक हार कर उसने सोचा कि देखो बहुत हुआ, इतना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सिंपल एक लड़की का मर्डर करना है, मैं जाकर उसे आराम से मार डालूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पुजारी हूँ, लोग, मेरे समाज में इज्जत है, लोग मुझ पर कभी शक भी नहीं करेंगे। याद रखिए, जो लड़की उसे अन्ना कहती थी, अन्ना से कहने का मतलब, अगर क्योंकि जो साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो अन्ना का कहने का मतलब होता है भैया, तो जो लड़की जो उसे 6 साल छोटी थी सबके सामने अन्ना कहती थी उस पंडित जी को, पंडित ऐसा हैवान बनता है कि सोचता है कि ठीक है, मैंने तो उसे प्रेग्नेंट कर दिया है, मुझ पर फोर्स कर रही है शादी करने के लिए, मैं इसको रास्ते से ही हटा देता हूँ। वो कुछ प्लान बनाता है कि मुझे लड़की को बड़ी शांत तरीके से, क्योंकि परिवार वाले जानती हैं कि मैं उसके साथ बातचीत करता हूँ, और अक्सर परिवार वाले नहीं, क्यों, हर कोई जानता है कि मैं बहुत सोशलाइज्ड हूँ, तो इसको मैं चुपचाप रात के अंधेरे में कहीं घूमने ले जाने के बहाने इसे कहीं बाहर लेके जाऊँगा। अब ऐसा पहली दफ़ा नहीं था कि ये लोग साथ में कहीं घूमने जा रहे थे, पहले भी कई दफ़ा ये लोग सोमनाथ, द्वारका घूमने गए थे हैदराबाद से ही। अप्सरा और जो पंडित है, पंडित शादीशुदा है लेकिन किसी और लड़की के साथ, क्योंकि उसे सबके सामने वो कहता था कि मेरी भतीजी जैसी है, छोटी बेटी जैसी है, मैं इसको अच्छे से देखभाल करता हूँ, तो किसी को शक भी नहीं होता। तो पहली भी 1-2 बार ये बाहर घूमने गए थे। तो जब इसने परिवार वालों को कहा कि देखो मैं आपकी बेटी के साथ ना एक लॉन्ग ड्राइव पे कोयम्बटूर जाना चाहता हूँ, ये सब मूड भी फ्रेश हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, आप मेरे साथ इसे भेज दीजिए। जो अप्सरा है वो तुरंत रेडी भी हो जाती है। माँ को लगता है कि देखो मंदिर के पुजारी हैं, लड़का अच्छा भी है, पहले भी गए हैं, तो शक का कोई गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर पंडित जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पे अप्सरा को लग रहा था कि देखो मेरा प्यार मुझे कहीं घुमाने ले जा रहा है, तो हो सकता है कि हम अच्छा टाइम स्पेंड भी करेंगे। परिवार वाले या खुद अप्सरा के मन में कहीं भी कोई गंदी सोच नहीं थी या कोई बैड आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो पंडित था उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी। 8:15 में वो संगरूर से
अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गाड़ी में बैठाता है, कहता है कि चलो कंप्यूटर चलते हैं, साथ में एक हैंड बैग है, एक लगेज बैग भी है। ले जाने के बाद वो कम से कम वो पहले एक छोटे से गांव लेके जाता है जो बगल के ही था, चुपचाप सुनसान इलाके में। फिर उस गाड़ी को ले जाकर वो तबेले में खड़े कर देता है जहाँ पे गाय थी। उसी जगह पर तब तक हो चुके थे 4, सुबह के 4 बज रहे थे, इन दोनों के बीच में बहस हो रहा था। अब इसको लगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मारूं तो मारूं कैसे। याद रखिएगा ये अपने गाड़ी में पहले से ही पत्थर लेकर बैठा हुआ था कि अब मुझे अप्सरा को मारना है, अगर कुछ भी काम ना आए तो मैं पत्थर से इसे मारकर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अब पत्थर मारोगे तो खून निकलेगा, तो इसने सोचा कि खून भी ना बहे और मौत भी हो जाए तो ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है। तो देखिए गाड़ी कवर करने के लिए, जब गाड़ी बरसात में होती है तो एक प्लास्टिक कवर होता है जो गाड़ी को कवर करके रखती है, वो उसकी गाड़ी में रखा हुआ था। वो उसी प्लास्टिक से अप्सरा का मुंह ढकता है और गला घोटने की कोशिश करता है। मकसद ये था कि खून कहीं भी ना आए और आराम से उसकी मौत हो जाए। लेकिन अप्सरा फोर्स करके उसे धकेल रही थी, बार बार रेजिस्ट कर रही थी कि भाई तुम मुझे कैसे मार सकते हो, आवाज़ें निकाल रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, तो इसे मुश्किल हो रही थी पंडित जी को मारने के लिए। तो पंडित ने क्या किया, पत्थर उठाया, प्लास्टिक में ही लपटे अप्सरा को पत्थर से मारना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पत्थर से मारना शुरू किया तो खून बहा और अप्सरा की मौत हो गई। वो लाश को गाड़ी में ही छोड़ देता है, प्लास्टिक को निकाल के ठिकाने लगा देता है, पूरी साफ सफाई कर देता है। अब वो जाता है पुलिस थाने। याद रखिए जो संगरूर जहाँ पे उसका मंदिर था, उस इलाके से, जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के घर से जहाँ पे उसकी मौत हुई, 20 किलोमीटर का दायरा था। लगभग 7 घंटे हो चुके थे, रात के 8:15 में निकले थे। सुबह 4 बजते उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के नींद सुला दिया। अब इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर कुछ कंप्लेन करता है। वो क्या कंप्लेन करता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो पंडित है वो लड़की की माँ को फ़ोन करके कुछ चीज़ें बताता है कि देखिए आंटी, मैंने जो चीज़ें की हैं या जो आपकी लड़की है वो किसी और के साथ चली गई है। किसके साथ चली गई है वो भी आप समझिए। अब जो पुजारी है, जो पंडित है, वो पूरे तरकीबें लगा लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहें या ये कहें कि जो उसकी दोस्त थी, जो उसकी साथी थी, जो उसके साथ रह रही थी अप्सरा, उसकी हत्या भी कर देता है। सारी तरकीब लगा लेता है कि आगे मुझे किस किस तरीके से बचना है। लेकिन अब जैसे ही वो लड़की का मर्डर करता है तो पुलिस को तो बताता है फ़ोन करके कि मेरी एक नीस है वो गायब हो गई है। साथ ही जो लड़की है उसकी माँ को क्या कहता है, माँ को फ़ोन करता है और बोलता है कि जो अप्सरा है वो कहीं मिल नहीं रही, अगर आपको पता चले तो मुझे बताना। अब माँ बोलती है कि वो तो ज़्यादातर तुम्हारे साथ रहती है, तुम मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। तो इस पर पुजारी कहता है कि दरअसल एक दोस्त था, उसके साथ उसे भद्राचलम जाना था। तो उसने मुझसे कहा था कि वो भद्राचलम जाएगी और वो लोग बाय बस और बाय कार, इस तरीके से वो उसकी माँ को बताता है कि उन लोग को जाना था। और मैंने बोला ठीक है चले जाना। लेकिन अब मैं जब उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं मिल रहा और ऊपर से थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ आ गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बोल दूँ कि अगर वो घर आती है तो आप मुझे बताइएगा। अब जो उसकी माँ है वो भी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि यार ये कैसी चीज़ हो गई, मेरी बेटी तो अक्सर इसको तो पता ही होगा पुजारी, क्योंकि वो वहाँ जाती है, मंदिर जाती है, मंदिर में पुजारी से उसकी बातचीत भी होती है और ज़्यादातर ये लोग बाहर घूमने भी गए हैं। और वो जो लड़की है, जो मेरी बेटी है, वो उसे अन्ना अन्ना बोलती है, यानी बड़े भाई बोलती है। तो उसे तो एक भाई की नज़र से जो माँ है वो उस पर्सपेक्टिव से देख रही थी कि वो भाई के तरीके से और एक बहन भाई का रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें वो उसकी माँ को बताता है। लेकिन जब ये पूरा केस खुला, जब ये सारी चीज़ें सामने आई कि हाँ इस तरीके से जो पुजारी है उसने उस महिला का कत्ल किया, फिर उसे किस तरीके से छुपाया, तो इसमें कई सारे दांव पेच आ रहे हैं। जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कई सारे किरदार सामने आ रहे हैं और वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। जैसे अगर जो अप्सरा है, जो लड़की जिसकी हत्या हुई, अगर उसकी माता जी की माने तो उनका कहना है कि अब उन्हें जस्टिस चाहिए, इस पुजारी को फांसी होनी चाहिए क्योंकि उसने मेरी बेटी को बरगलाया है और मेरी बेटी के साथ बेहद गलत किया है। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर जो पुजारी है वो कह रहा है कि उसे मेरी बेटी को भद्राचलम जाना था एक और दोस्त के साथ, तो वो उसी वक्त मुझे फ़ोन करके बता सकता था कि आपकी बेटी मेरे साथ नहीं है, दरअसल वो किसी और के साथ जा रही है। और जब मैं उससे पूछती हूँ इस बारे में कि तुमने फिर मुझे ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई, तो वो बोलता है कि इस तरीके से, जिस तरह से हम किसी चीज़ को जब जवाब नहीं दे पाते तो बहुत सारे अंदर से फंबल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो कर रहा था, ऐसा उनकी माँ का कहना है। साथ ही अप्सरा की माँ ये भी कह रही है कि इसने सारी चीज़ें मुझसे झूठ बोली, कह रहा है कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, आंटी जी मैं आपको फ़ोन मिलाना भूल गया, तो इस तरीके की वो चीज़ें कह रहा था। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है जो उनकी माँ का कहना है कि जब पुजारी जो कह रहा है कि मेरी बेटी को भद्राचलम जाना था कार से किसी एक
दोस्त के साथ। तो जब पुलिस उस चीज़ के लिए सीसीटीवी देखने गई तो उन्हें वो चीज़ मिली क्यों नहीं, वो कार क्यों नहीं मिली, वो फुटेज क्यों नहीं मिली, ये भी उनकी माँ का कहना है। अब ऐसे में अगर आगे बढ़े और बताएं तो इसमें जो नरसिम्हा मूर्ति हैं, नरसिम्हा मूर्ति इस पुजारी के पिता हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। जो पुजारी है उसकी बीवी बहुत सारी अलग चीज़ें कह रही हैं, माँ अलग चीज़ें कह रही हैं। तो ऐसे में अगर हम नरसिम्हा मूर्ति की माने, जो पुजारी जी के पिता हैं, वो इस केस में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अप्सरा है वो मेरे बेटे को टॉर्चर करती थी, उसे हैरेस करती थी और उसे परेशान करती थी। उनका ये कहना है कि जो लड़की है वो मेरे बेटे को अन्ना अन्ना कहती थी। तो इन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था और इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई नज़दीकी या कोई भी संबंध नहीं था। अबॉर्शन की बात तो बहुत दूर है, ऐसा उनके पिताजी का कहना है पुजारी के। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग एक तरीके से मेरे बेटे को फंसा रहे हैं। हो सकता है उस लड़की ने सुसाइड कर लिया हो, खुद को किसी और ने उसे मार दिया हो, बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं। लेकिन अब जो उसकी फैमिली है लड़की की, जो उसकी माँ है, वो अब मेरे बेटे को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लड़की कई दिनों से हमारे परिवार को टॉर्चर कर रही थी, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा दबाव बना रही थी, प्रेशराइज़ कर रही थी, एक तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रही थी और वो मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी कुछ अलग अलग तरीक़ों से। तो अगर हमें ये चीज़ें पता होती तो हम उसके खिलाफ़ पहले ही पुलिस में कंप्लेन कर देते, लेकिन हमें लगा कि मामला इतना नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमने उस लड़की के खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन सही मायने में जो लड़की है वो मेरे बेटे को परेशान कर रही थी। और इसके अलावा जो उसकी माँ है, जो पुजारी की माँ है, उनका कहना है कि लड़की की माँ जो अब हम पर आरोप लगा रही है कि हमारे बेटे ने उसे बिगाड़ दिया, हमारा बेटा उसके साथ रहता था, तो क्या वो एक माँ होने के नाते अपनी बेटी को रोक नहीं सकती थी कि तुम एक शादीशुदा आदमी से मिल रही हो? अगर वो अन्ना अन्ना भी कह रही थी और आपको नहीं पता, तो क्या आप उस लड़की को उसी टाइम पर रोक नहीं सकती थी कि आप किसी पराये मर्द के साथ या किसी गैर इंसान के साथ जिसे आप जानते नहीं हो अभी ठीक से, उसके साथ इतना क्लोज हो गए, उसके साथ इतनी लंबी लंबी ट्रिप्स पे जा रहे हो? तो ऐसा कहना है पुजारी की माँ ने कि उस माँ की भी गलती है, अप्सरा की माँ की गलती है कि उन्होंने अपनी बेटी को सही वक्त पर क्यों नहीं रोका। अगर उन्हें हमारे बेटे पर इतना ही डाउट था, इतना ही उन्हें हमारा बेटा गलत लगता था। अब तीसरा जो किरदार इसमें आया है वो है पुजारी की बीवी, जो अब सामने आ गई है और उसने बहुत अलग तरीके की बातें कही हैं। उस पूरे केस में जो पुजारी की बीवी है उनका कहना है कि हो सकता है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो पुलिस कह रही है, वो मैं मान भी लेती हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं अपने पति पर विश्वास करती हूँ, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। पुजारी की बीवी का कहना है कि वो अगर मेरे पति को अन्ना कहती थी और वो लोग साथ घूमने जाते थे तो ठीक उसी तरीके से कोयम्बटूर के लिए भी वो लोग निकले, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। जो अप्सरा थी वो किसी भी कीमत पे मेरे पति को पाना चाहती थी, वो उसे अपने काबू में रखना चाहती थी। इसलिए जब कार में लोग जा रहे थे तो हो सकता है कि जो महिला है, जो अप्सरा है, उसने मेरे पति को कुछ उकसाने की कोशिश की हो, कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो। उसने ये चाहा हो कि मेरा पति उसे प्यार करे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने ये सारी चीज़ें नहीं मानी तो वो और फोर्सफुली ज़बरदस्ती करने लगी और हो सकता है धक्का लगा हो और कार के थ्रू उसे ये चीज़ या उसके बैक में या सर पे कहीं चोट आ गई हो, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो। ये उनकी बीवी का कहना है कि मेरा पति तो ऐसा बिल्कुल कर नहीं सकता। और साथ ही साथ उनकी बीवी का ये भी कहना है कि जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत सोशल हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, मंदिर में जितने भी लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ कोई नई बात नहीं होगी कि अगर उन्होंने अप्सरा से बात की। इसके अलावा ये भी कह रही हैं, जो पुजारी के पिता ने कहा था, सेम स्टेटमेंट जो बीवी है वो भी दे रही है। वो कह रही है कि आप मानिए ना मानिए, लेकिन जो लड़की थी, जो अप्सरा थी, वो मेरे पति को लगातार हैरेस कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी। यहाँ तक कि इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है कि उस महिला के साथ, यानी मेरे पति का अप्सरा के साथ कोई बच्चा हुआ हो या वो प्रेग्नेंट हुई हो, फिर अबॉर्शन कराया गया हो। ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है, क्योंकि जो अप्सरा है उसे कोई बीमारी थी और मुझे इतना पता है कि मेरे पति उस बीमारी का जो जाँच कराने के लिए उसे एक बार लेकर गए थे। लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि मेरे पति एक मर्डर हैं। ये सारी बातें जो सामने आई हैं, ये तीनों जो किरदार सामने आए हैं, एक पुजारी के पिता, एक पुजारी की माता और एक पुजारी की बीवी, इन तीनों का यही कहना है कि जो पुजारी है वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, अप्सरा में ही सारी गलती थी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने अब क्या क्या नई चीज़ पता लगाई हैं, वो आप सुनिए। देखिए, परिवार वाले जहाँ आ जाते हैं वहाँ पे इमोशन आ जाती हैं। इमोशन में लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि कोई कातिल कितना शातिर हो सकता है। परिवार वालों को आंखों में पट्टी लग जाती है। कुछ इसी तरीके से जैसे वनिता ने बताया कि बीवी का कहना था, देखो वो हो सकता है कि गाड़ी में वो उसे छेड़ रही हो, अब मेरे पति ने रोकने की कोशिश की हो, इसी में वो चोट लग गई हो। पिता का कहना है कि देखिए वो तो हैरास करती थी और वही लड़की ही गलत थी। अब जो चीज़ें हैं,
अब जो लड़की की जो माता जी वो भी कह रही हैं, देखो जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अन्ना ना करके बोलती थी, तो हमें तो कभी शक ही नहीं हुआ कि इनके बीच में ऐसा कोई ऐसी रिलेशन भी है। लेकिन इन सब से इतर पुलिस का क्या कहना है, अब उसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये जो पंडित है कितना ज़्यादा शातिर है। हुआ यूँ कि जिस तरीके से पहले गाय की तबेले में जाकर ये गाड़ी रोक देता है, वहाँ पर हत्या कर देता है, गाड़ी के अंदर ही लाश पड़ी हुई रहती है। ये क्या करता है, बगल के पुलिस थाने में जो लड़की की माता जी हैं उनको ले जाकर कहता है कि देखो मेरी जो भतीजी है वो गायब है, मैं कल रात से उसे ढूंढ रहा हूँ, मैंने बस स्टॉप पे उसे छोड़ा था, उसे किसी दोस्त के साथ निकलना था, आप जाके उसे ढूंढिए कि मुझे और इनकी माता जी को कोई जानकारी नहीं कि हमारी बेटी कहाँ गई है। पुलिस के पास पहली इन्फॉर्मेशन आई। अब ये जो लड़का है, ये जो पंडित है, ये अपने क्राइम सीन पे दोबारा जाता है। अब सोचिए कि 40-45 डिग्री की गर्मी पड़ रही है। हैदराबाद में कुछ ऐसा ही था, वो भी तबेले में और ज़्यादा गर्मी, गाड़ी बंद है, उसमें एक लाश पड़ी हुई है। वो और ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हुआ कि जो लाश है सड़ने लगी। सड़ने की वजह से बदबू भयंकर आ रही थी। उसने सोचा कि पुलिस को भनक लग जाएगी, पुलिस को शक हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इस लाश को ही ठिकाने लगा दूं। वो क्या करता है, गाय के जो तबेले से गाड़ी निकालता है और सब रजिस्ट्रार का जो ऑफिस था उसके पीछे एक मैनहोल का काम था। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी था, ईंट बालू सीमेंट का काम तो इसका लगातार चलता ही रहता था, तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के ठीक पीछे एक मैनहोल है। मैनहोल में इस लड़की को डाल देता है, 2 ट्रक लाल मिट्टी मंगवाता है ताकि उस पर बिछा सके। ये सुबह 4 बजे उसने हत्या की, फिर जाके पुलिस कंप्लेन किया, फिर दोपहर को आते आते उसे पता लगता है कि लाश सड़ने लगी है, बदबू आ रही है, तो उसने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के पीछे जाके उसे डालता है, मिट्टी डालकर उसे पूरा समतल कर देता है। कार से फिर भी बदबू आ रही थी, उसने क्या कि कार में जो लगेज, जो लड़की का लगेज था और हैंडबैग था, उसे जला दिया ताकि कोई सबूत मिले ही ना। जलने के बाद ऐसे ही सब राख बन जाती है, तो उसकी उम्मीद यही थी कि कोई सबूत रहेगा नहीं तो पुलिस उस तक कैसे पहुंचेगी। अभी दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है, कहता है जनाब आपने तो लड़की को ढूंढा ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, लड़की को ढूंढना चाहिए था आपको। अब इसको लगा कि अब तो पुलिस इसको ढूंढ लेगी, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुकी थी। दोबारा ये अपनी गाड़ी के पास आके देखता है और जहाँ पे उसने लाश को गाड़ा था, मिट्टी डाली हुई थी, वहाँ से फिर भी बदबू आ रही थी। उसने सोचा कि अब तो पक्का पुलिस उस तक पहुँच जाएगी, एक काम करता हूँ मैं इसे मिट्टी को मैं कंक्रीट से ढक देता हूँ, ना रहेगी बदबू, ना दिखेगी किसी को लाश और ना पहुँचेगी पुलिस। वो कंक्रीट से पूरे इस मिट्टी को कवर करके ये अगले दिन कार्रवाई करता है, मिट्टी के ऊपर कंक्रीट डालकर पूरा समतल कर देता है। अब जो पुलिस थाने में जाकर या जो लड़की के घर वालों के जाकर ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पुलिस को काम करना चाहिए सही से, पुलिस ढूंढ नहीं रही है, यहाँ पर पुलिस खंगाल रही थी। पुलिस को लगा कि जो भाई साहब ने कहा कि सीसीटीवी मैंने बस अड्डे पे छोड़ा हुआ था, भाई साहब ये भूल गए कि सीसीटीवी हर जगह है। जिस बताई हुई जगह पर पंडित ने कहा कि मैंने लड़की को छोड़ा, उस जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, लड़की नहीं दिखी। पुलिस को शक हुआ कि पंडित चालू बहुत है, जरा पता लगाओ इसकी कुंडली खंगालो। पंडित को बुलाया गया, फिर पुलिसिया तरीके से उसे पूछा गया कि बताओ, सही से बताओ कौन है और तुमने लड़की को कहाँ छुपाया है। पुलिसिया तरीके में पहले से उसने आनाकानी की, लेकिन जब वो टूटा तो ऐसा टूटा कि उसने सारी सच्चाई एक ही बार में उगल डाली। उसने कहा कि हाँ मैंने ही अप्सरा को मारा है, क्योंकि मुझे अक्सर तंग क्या करती, मैंने उसका ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन होने के बाद मुझे धमकी देती थी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, मैं बता दूंगी कि जो तुम ढकोसलेबाजी करते हो, मंदिर के सामने पूजा करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी एक और है जहाँ पे तुम लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हो। ये बाकायदा उससे धमकी दे रही थी। इसी वजह से गुस्से में उसने सोचा क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ और इस वजह से मैं समाज में अपनी बदनामी की डर से मैंने अप्सरा को ही रास्ते से हटा दिया। अब जैसे ही मामला सामने आया, ना परिवार वालों को समझ में आ रहा है कि जिस लड़के को इतने अच्छे से जानते थे, समझते थे, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।